नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्यार पंकज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा चुका है इकोनॉमिक टर्म्स का, उसी से रिलेटेड आपको दूसरा लेक्चर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि लेक्चर सही लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो कमेंट के माध्यम से आप लोगों ने जो बताने की कोशिश की है उससे यही लगा कि लेक्चर जो है वो बेसिक था और कंटेंट भी अच्छा था और आपके लेवल का था और आपके समझ में भी आया, जिसकी वजह से मैं अगला लेक्चर फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं। अभी मूलभूत जो जानकारी है, बेसिक जानकारी है, बेसिक नीड्स जो हैं उन्हीं को लेकर आज हम अभी चलेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक किसी भी सब्जेक्ट में आधारभूत जानकारी नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। इसके लिए मैं जितना भी पढ़ाऊं, जितने भी लेक्चर आपको आए, तो आप पहले फटाफट उन सभी लेक्चर्स का रिवीजन जरूर करते, पेन और कॉपी लेकर बैठा करें ताकि आप नोट्स भी बनाते रहें, ताकि जब भी आपको जरूरत लगे कि कहीं पर भी आप मिस हो रहे हो, कहीं पर भी भूल रहे हो, तो आप उन सभी चीजों का फिर से रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं। हम फटाफट पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 से 2 मिनट में, फिर उसके बाद हम आगे आज कुछ अगले टर्म्स की ओर बढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति यानी मानव 2 चीजों को पैदा कर सकता है। मानव 2 चीजों को पैदा कर सकता है। एक वस्तु होता है, दूसरी सेवा होती है। वस्तु को हम गुड्स बोल देते हैं इंग्लिश में, और सेवा को सर्विसेज बोल देते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब आपको इतना मोटा मोटी चीजें पता चल गया। अगर किसी भी चीज का उत्पादन, किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके जो मूलभूत साधन है, संसाधन है, उनकी जरूरत पड़ती है। अगर किसी भी वस्तु या सेवा का आपको उत्पादन करना है, मानव को या हमें या आपको, मानव कौन है? हमें, आप तो है सब, पुरुष, महिला, लड़का, लड़की, ठीक है, ये सभी क्या है? मानव प्रजाति के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें तो सबसे पहले चीज क्या चाहिए? आपको उपभोग करना पड़ेगा। यानी किसी भी, मान लो वस्तु या सेवा को आप बना के रख देंगे, किसी भी वस्तु, सपोज दैट आपने ये जो मार्कर है आपने बना के रख दिया, तो क्या होगा? इससे कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। आपके बना के तो रख दिया, लेकिन सर्विस का मतलब यह है जब तक किसी भी चीज का आपको फायदा न मिले, बेनिफिट न मिले, तब तक वो सर्विस नहीं कहलाती है। क्लियर? ये वस्तु बन गई, ओके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तक इसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर नहीं करेंगे, या एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगी नहीं, या इसका उपभोग मतलब कंजम्पशन जब तक नहीं होगा, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? कंजम्पशन। क्लियर? उसके बाद कंजम्पशन यानी उपभोग होना चाहिए। उपभोग यानी उपभोक्ता। क्लियर? जिसको कंज्यूमर बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद उसका उत्पादन आप करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन यानी उत्पादन। क्लियर? प्रोडक्शन हो गया, कंज्यूमर हो गया। अब क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज यानी आदान प्रदान, अदला बदली, या इसी को विनिमय बोल देते हैं। क्लियर? इतना सब होने के बाद चीजों का आप बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये 4 मेन पार्ट्स हैं जिनसे आप किसी वस्तु या सेवा का जब भी उत्पादन करेंगे, उस उत्पादन किस लिए करेंगे? उसका कंजम्पशन यानी उसका उपभोग होगा, तभी तो आप प्रोडक्शन करेंगे। सिर्फ उपभोग हो इसने से काम चल नहीं पाएगा। एक्सचेंज यानी विनिमय भी होना चाहिए। सिर्फ विनिमय हो इससे भी काम नहीं चलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, उसका बंटवारा भी होना चाहिए, यानी बांटना बांटना भी होगा। ठीक है, आगे फिर उसके बाद गुड्स और सर्विस में मैंने आपको कुछ डिफरेंसेस बताए थे कि वस्तु क्या है, यानी गुड्स क्या है, वो आपके टचेबल है, बट जो सर्विस है अनटचेबल थिंग्स है, बट इट्स यू फील। ठीक है, सर्विस को आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट उसी जगह गुड्स यानी वस्तु का आप फील नहीं कर सकते हैं। वस्तु क्या है? आप टचेबल है, छू सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दूसरी चीज, वस्तु यानी सेवा, वस्तु यानी गुड्स को आप क्या कर सकते हैं? यू विल सेव। ठीक है, बट इट्स यू नॉट सेव्ड, इट्स नॉट सेव्ड, इसको आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। सेवा को कैसे आप सुरक्षित रखेंगे? सपोज दैट
आप डॉक्टर को दिखाने गए तो आप दिखा लेंगे, तो जो उसने जो आपको सलाह दी वो सलाह कहीं सुरक्षित रख पाएंगे आप? आपके दिमाग में, आपके जहन में आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक, क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उसने जो भी कुछ बताया। क्लियर? दूसरी चीज, दो चीजें हो गई। तीसरी, इट्स ट्रांसफरेबल बट इट्स नॉट ट्रांसफरेबल। ये क्या है? ये स्थानांतरित हो सकती है, ये स्थानांतरित नहीं हो सकती है। क्लियर? आया समझ में? देखिए, ठीक है, आज हमारे यहाँ वोटिंग डे है, अर्थात मतदान चल रहा है आज हमारे यहाँ, और 9 बज रहा है, मैं 9 बजे लेक्चर शूट कर रहा हूँ दिन में। और ये देखिए, आप देखिए, मैंने वोट डाल दिया है, अपने मत का मैंने प्रयोग कर दिया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप अपने मत का बखूबी इस्तेमाल करें, मतदान करें, अपने घर के सभी लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करें, आसपास के पड़ोसियों को भी जागरूक करें, और अपने लोकतंत्र के द्वारा जो अधिकार दिया गया अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करें। ये हमारी आप सबकी ड्यूटी है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, जिसकी वजह से हमारी आगे वाली जो जनरेशन है वो हमें, हमारी अब पीछे की, हमसे पहले की जनरेशन ने जैसा स्ट्रक्चर मुझे बना कर दिया है, हमने उसमें कुछ अच्छा किया है, और हम आगे वाली जनरेशन के लिए और भी कुछ अच्छा करके जाएं, ताकि आने वाली जनरेशन को किसी प्रकार कोई समस्या ना क्रिएट हो। ठीक है, तो ये हमारी ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मत का प्रयोग करें। मताधिकार, आपको इसका अधिकार दिया गया, वयस्क मताधिकार हमारे यहाँ बात की गई है। 18 साल से अधिक उम्र के हर लड़का लड़की अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। तो आप सभी जाएं, अपने मत का प्रयोग करें, और अपने पसंदीदा नेता का, नेतृत्व कर्ता का चुनाव करें। ठीक है, नेता भीमराव अम्बेडकर जैसा चुनना, बाबा साहब जैसा चुनना, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, जिसको कानूनी विधि का ज्ञान हो। ठीक है, ताकि कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, लोकतंत्र कैसे चलता है, धांधलेबाजी, भ्रष्टाचार इन सब से लिप्त ना हो। तो आप सबकी ये ड्यूटी है, एक अच्छे नेता का चुनाव करें। ठीक है, तो आप सभी जाएं, बढ़ चढ़कर चलें और मतदान करें। ठीक है, चलिए। तो वस्तु और सेवा डिफरेंस मैंने यहाँ तक पढ़ा था। फिर क्या है? संसाधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी मानव को किसी भी वस्तु या सेवा का अगर उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है, तो क्या चाहिए उसको? 2 संसाधन चाहिए, 2 प्रकार के संसाधन, यानी रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं। तो कौन से 2 रिसोर्सेज हैं? पहला, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, आगे सुनिए। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे हवा है, एयर, पानी यानी वाटर, फूड यानी खाना, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। खनिज, जमीन जायदाद, लैंड्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है कि व्यक्ति समझदार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी तो आप किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर पाएंगे। आगे समझ क्लियर? ओके। लेकिन यहीं पर मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ फ्री गुड्स होते हैं, यानी निःशुल्क वस्तुएं, जैसे हवा यानी एयर यानी ऑक्सीजन। कितनी भी आप ले लें, हम कितनी भी ऑक्सीजन ले लें, आपके लिए कम नहीं पड़ेगी। नेचुरल रिसोर्सेज का अर्थ होता है जिन वस्तुओं में प्रतियोगिता ना हो, कंपटीशन ना हो, यानी कि हम आगे से ले लें या हमसे आगे कोई भी ले ले, ऐसा नहीं है। आप चाहे जहां भी रहेंगे आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी, कोई कितने भी ले ले उसको नुकसान नहीं होगा। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज इनको फ्री गुड्स बोलते हैं। क्लियर? आगे वहीं पर 4 बेसिक फैक्ट्स आपको बताए गए थे, 4 साधन बताए गए थे वस्तु, या 4 साधन जो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो 4 साधन आपके पास होने चाहिए, तभी किसी भी वस्तु या सेवा का आप प्रोडक्शन कर पाएंगे। पहला, आपको साहसी बनना पड़ेगा। क्लियर? साहसी यानी कि एंटरप्रेन्योर होना चाहिए आपको। दूसरा क्या होना? साहसी होने शाम काम नहीं चलेगा भाई, बहुत बड़े साहसी हो। आप चाहते मुझे बुर्ज खलीफा बनाना है, साहस तो बना लिया, मुझे 5 स्टार 7 स्टार होटल बनाना है, साहस तो आ गया आपको, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पूंजी, कैपिटल। ठीक,
आया समझ में? क्लियर? साहसी पूंजी यानी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद वो एक स्थान चाहिए जहां आपको अपना धंधा पानी कंपनी फैक्ट्री शुरू करनी है, तो उसके लिए जमीन चाहिए जिसको बोलते लैंड। क्लियर? फिर उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद जब ये 3 चीजें आपने कलेक्ट कर ली और ये आपके दम पर सब कुछ, अकेले आप इतना कर सकते हैं, मतलब साहस आपको कर जुटाना पड़ेगा, पैसा आपको लगाना पड़ेगा, जमीन व स्थान व अड्डा आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक काम भी आपको करना है, वह लेबर या श्रमिक जिसके दम पर ये आपका ये 3 चीज जो है चलेंगी, इसके दम पर। इन 3-4 में से कोई भी एक चीज नहीं है ना, तो सब बेकार है, कुछ धंधा पानी नहीं चल पाया। इतना आगे समझे? क्लियर? उसके बाद मैंने मनी और कैपिटल में थोड़े माइन्यूट डिफरेंस बताए थे। मनी वो है जिसका शॉर्ट टर्म बैंक है, मार्केट, ठीक है। वहीं पर कैपिटल का क्या बताया था मैंने? कैपिटल का शॉर्ट लॉन्ग टर्म होता है शेयर। क्लियर? कैपिटल जिसका आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि मनी का आप कंजम्पशन कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्लियर? इसका शॉर्ट टर्म होता है बैंकिंग, उसका लॉन्ग टर्म होता है शेयर मार्केट। क्लियर? उसके बाद इसका रेगुलेट कौन करता है मनी को? आरबीआई, जो कि हर 3 महीने यानी तिमाही पर एक मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है, हर 3 महीने पर आरबीआई करती है, ठीक। वहीं पर शेयर मार्केट में अर्थात कैपिटल में पूंजी को कौन अनाउंसमेंट करता है, वहां पर कंट्रोल कौन है? सेबी करता है। और मैंने आपको बताया था सेबी का फुल फॉर्म बताइएगा, नहीं बताया उसका, ठीक। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर? इसकी स्थापना 1988 में, लेकिन ये प्रस्ताव पारित कब हो गया था? 1988 में, लागू कब हुआ? 1992 में। क्लियर? उसके बाद इसकी आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। सेबी का भी मुंबई में। क्लियर? इतना तक मैंने आपको बता दिया था, इतना मैंने आपको मोटा मोटी चीजें आपको समझा दी थी। अब हम चलते हैं, अगला जो टर्म है आपका, आज से जो नई क्लास स्टार्ट हुई, प्राइस। प्राइस यानी कीमत। यथार्थ किसी भी वस्तु और सेवा को आपने बना तो दिया, लेकिन कितने में बेचेंगे कि आपका फायदा भी हो, नुकसान भी ना हो, आपकी सेवा भी निकल आए, बेनिफिट्स भी आपका होता रहे। तो ये सारी चीजों को अब हम पढ़ेंगे, तो अब आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। तो जो अगला टर्म है हमारा जो है प्राइस, देखते हैं। प्राइस अर्थात कीमत। क्लियर? चलिए, प्राइस के बारे में इनकी एक थ्योरी है, लेबर थ्योरी ऑफ प्राइस। लेबर थ्योरी ऑफ प्राइस। लेबर थ्योरी ऑफ प्राइस अर्थात श्रम, कीमत के श्रम का सिद्धांत, कीमत के श्रम का सिद्धांत। हिंदी वर्जन होगा इसका, कीमत के श्रम का सिद्धांत। क्लियर? कीमत के श्रम का सिद्धांत दिया किसने था ये सिद्धांत? तो इसको 2 अर्थशास्त्रियों ने दिया था, एक है एडम स्मिथ महोदय, एडम स्मिथ महोदय, दूसरे हैं आपके कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। क्लियर? इन 2 लोगों ने ये सिद्धांत दिया था, लेबर थ्योरी ऑफ प्राइस यानी कीमत के श्रम का सिद्धांत। क्लियर? तो इसको दिया था। तो एडम स्मिथ जी अर्थशास्त्र के जनक भी हैं और इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक, कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, कार्ल मार्क्स महोदय की जो पुस्तक है उसका नाम है दास कैपिटल। क्लियर? दास कैपिटल को 2 लोगों ने लिखा है, एक तो कार्ल मार्क्स महोदय ने लिखा, दूसरे लिखा है फ्रेडरिक एंजल ने। फ्रेडरिक एंजल, इन 2 लोगों ने लिखा है। और दास कैपिटल को साम्यवाद का बाइबल बोलते हैं, साम्यवाद
वाद का बाइबिल बोलते हैं। आगे इतना समझ में आपके आ रहा ना? ठीक, गुड। दास कैपिटल को साम्यवाद का बाइबिल पूछते हैं। ये सारी चीजें पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। देखिए, जैसे कि आपके दिमाग में होगा कि किस लेवल का पढ़ा रहे हैं, बहुत हाई लेवल का पीसीएस यूपीएससी, गलत है। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी लेवल नहीं होता, ये आप दिमाग खोल के टेक आज सुन लीजिए। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है। वही पेपर, वही क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया, ऐसा ही लेवल का हो गया। वही क्वेश्चन कांस्टेबल में आ गया तो कांस्टेबल लेवल हो गया। वही कांस्टेबल का पेपर यूपीएससी में आ गया तो यूपीएससी लेवल हो गया। जैसे कि आप सभी को पता है आर्टिकल 21 आर्टिकल डायरेक्ट पूछा, यूपीएससी पे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया, वही क्वेश्चन कांस्टेबल में आ गया। कांस्टेबल में आ गया तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वही क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया। फिर उसके बाद कांस्टेबल हो गया तो जब यूपीएससी में आया तो लोग ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी ये सब चीजें, ये जो मिथ्या है, ये जो भ्रम है आपके दिमाग में बैठा हुआ ना, इन सब चीजों को निकालिए पहले आप। जब तक आप इन सभी चीजों को नहीं निकालेंगे, जब तक इन सब चीजों से दूर नहीं हटेंगे, तब तक आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे कंटेंट को खोजिए और अच्छे कंटेंट को पढ़िए। और आपको मुफ्त में ये सुविधा मिल रही है स्टडी विद पीआर पंकज चैनल पे। आप खुद लीजिए, आस पड़ोस के अपने साथी और मित्रों को भी दीजिए, ताकि उनका भी उज्जवल भविष्य हो सके। क्लियर? आइए, तो साम्यवाद का बाइबिल दास कैपिटल को बोलते हैं। क्लियर? आगे, तो जैसे कार्ल मार्क्स महोदय ने बताया कि अपने पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीवाद इन्हीं की देन है, ठीक, कैपिटलिज्म। तो इन्होंने बताया कि विश्व के मजदूरों को खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि विश्व के मजदूरों जागो, उठो और अपने लिए खूनी क्रांति करो। ये कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल के माध्यम से बताया मजदूरों को। उन्होंने बताया है कि दो तबके होते हैं, एक ऊंचा तबका यानी कुलीन वर्ग, एक नीचा तबका यानी गरीब वर्ग। और कुलीन वर्ग धीरे धीरे बढ़ता जाता है ऊपर को, और कुलीन गरीब वर्ग नीचे को दलित या गरीब नीचे को दब रहा है। तो इनके जो बीच की जो खाई दिन ब दिन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, चौड़ी होती है। इसको कम करने के लिए कुलीन वर्ग कुछ नहीं करेगा, उससे जो छूटेगा, उससे जो टपकेगा वो गरीब को मिलेगा। तो गरीब को टपकने का इंतजार नहीं करना है, दलित को टपकने का इंतजार नहीं करना है। आपको खुद अपने लिए क्रांति करनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेगा, तब आप जाके कहीं कुलीन वर्ग को पीछे पिछाड़ पाएंगे। इसलिए इन्होंने विश्व के मजदूरों को, वर्ल्ड के लेबर्स को आग्रह किया और उन्हें जगाने का काम किया और उन्हें बताया कि आप खुद जब तक नहीं उठोगे, खुद अपने लिए क्रांति आंदोलन नहीं करोगे, खुद नहीं लड़ोगे, तब तक आप ऐसे ही दबे कुचले गरीब तबके में पड़े रहोगे। तो आपको कभी विकास नहीं हो पाएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। इसीलिए जैसे कि आपको पता है लेनिनवाद कहाँ का है? लेनिनवाद रूस का है। लेनिन एक महोदय थे, उनके द्वारा दिया गया वाद लेनिनवाद हो गया। तो लेनिनवाद जो है वो रूस का है। लेनिन बात चौड़ा है, गड़बड़ है, इसको रखो बाहर। लेनिनवाद जो है वो रूस का है वहां, ठीक। दूसरा माओवाद, जैसे माओवाद कहाँ का है? माओ महोदय कहाँ के थे? चीन के थे। चीन का माओवाद है। भारत का नक्सलवाद है। नक्सलवाद कहाँ का है? भारत का है। ये सब किसकी देन है? कार्ल मार्क्स महोदय की दास कैपिटल से माध्यम से दी गई है। नक्सलवाद का जो अपने यहाँ उदय हुआ है वो कैसे हुआ आपको पता होना चाहिए। अपने देश के बारे में तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप प्रतियोगी छात्र हैं तो सिलेक्शन हो ना हो, जब अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आप सिलेक्शन के अलावा भी समाज में एक अच्छे वर्ग में गिने जाओगे। आपका एक अच्छा अपना वर्ग होगा, आप एक अच्छे अपने आप की स्टैंड कर पाओगे। तो इसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको लोग सुने, इसके लिए आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नक्सलवाद है वो भारत से इसका जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। कैसे? दो लोग थे, एक कानू सन्याल महोदय थे। कौन थे? कानू सन्याल महोदय। दूसरे थे चारू मजूमदार। ये दो लोग थे। ये बंगाल में एक गांव था नक्सलवाड़ी गांव में ये दोनों लोग रहते थे। तो वहां पर ये आंदोलन छिड़ा कि हमें गरीबों के खिलाफ आंदोलन करना है, और गरीब किसी भी देश का अमीरों के खिलाफ आंदोलन करना है, गरीबों के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए,
मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने बताया कि आपको अपने लिए खुद खूनी क्रांति यानी आंदोलन करना पड़ेगा, तो इन्होंने शुरू किया नक्सलवाड़ी नामक गांव से। इनकी कुछ मांगे थी, उन मांगों को पूरा करने के लिए इन्होंने आंदोलन चला दिया। वो आंदोलन धीरे धीरे क्रांति में तब्दील हो गया। आपको एक चीज पता होना चाहिए, किसी भी देश का जो कुलीन वर्ग होता है वो उसके दम पे गवर्नमेंट चलती है, और कुलीन वर्ग के खिलाफ आना यानी गवर्नमेंट के खिलाफ, धीरे धीरे आंदोलन गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया, सरकार के खिलाफ हो गया। जब ये आंदोलन सरकार के खिलाफ हो गया तब उसमें कुछ लोगों ने वहां पे चौकियों के जला दी, जिस आंदोलन ने इस क्रांति का रूप ले लिया। जब इस आंदोलन ने नक्सलवाड़ी गांव से जो शुरू हुआ था आंदोलन, बंगाल में एक बड़ा रूप ले लिया, एक बहुत विस्तार रूप हो गया इस आंदोलन का, क्रांति में तब्दील हो गया, चौकियां जला दी गई, और जिसके चलते ये आंदोलन काफी सफल भी हुआ, और जिसके चलते यहाँ पर फिर बोलते हैं कि इनका एक नारा था इस क्रांति का, लाल सलाम साम्यवादी जो है नक्सलवाड़ी, उनका नारा है लाल सलाम। तो इनका जो साम्यवादी दल है उसका नारा है लाल सलाम। तो लाल सलाम नारे के दम पर ये आंदोलन बढ़ता गया, और फिर इस प्रकार हमारे देश में नक्सलवाद का उद्भव होता है, नक्सलवाद का जन्म होता है भारत में। तो कहां से होता है? नक्सलवाड़ी गांव से होता है। क्लियर? इतना आगे समझ में। और फिर अपने समानांतर सरकार चलाने लगे ये लोग बंगाल में, और फिर धीरे धीरे इनके समझौते हुए। और वही चीज नक्सलवादी लोग हैं, वो कोई आतंकवादी नहीं होते हैं, वो अपनी मांग को मंगवाने के लिए गवर्नमेंट से उनकी कुछ शर्तें होती हैं, जिसको वो पूरा करवाने के लिए गवर्नमेंट से गलत तरीका हथियार लेते हैं, और वो उनका नाम नक्सलवाद हो जाता है। वो कोई आतंकवादी नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बशर्ते वो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक अलग ढंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे इतना समझ में। नक्सलवादी लेनिनवाद, ऐसे ही रूस में लेनिनवाद है। धीरे धीरे इन सारी शब्दावलियों को मैं आपको प्रयोग करते ही बताता रहूंगा। और मैं आपको जितने भी कंपटीशन के सब्जेक्ट में आते हैं, जैसे जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थशास्त्र, ठीक है, और ज्योग्राफी के जो भी कीवर्ड्स होते हैं, इन पे मैं छोटा छोटा 10 से 15 मिनट का एक लेक्चर आपको बीच बीच में देता रहूंगा, ताकि आपकी जो पकड़ है सब्जेक्ट में बनी रहे। सब्जेक्ट में पकड़ कब बनती है? वो जब आपके कीवर्ड्स मजबूत होते हैं। तो कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? जहां पर ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, किताब में बहुत कुछ दिया होता है, लेकिन किताबी भाषा हमारी समझ में आती नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो वो जो कीवर्ड्स हैं, साम्यवाद, नक्सलवाद, ऐसे जो धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ऐसे शब्दों का जो बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, और उसको एक बड़े तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपके पूरे एग्जाम्पल को लेकर आपकी चीजें समझ में आते हैं। तो ऐसे ऐसे लेक्चर आपको बीच बीच में देता रहूंगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, लेकिन 2 लोगों ने लिखी थी, फ्रेडरिक एंजल महोदय ने भी लिखी थी। ठीक, दास कैपिटल को साम्यवादी का बाइबिल बोलते हैं, साम्यवादियों का बाइबिल। और नक्सलवाद का उद्भव कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था, नक्सलवादी कहाँ से। इनके नेतृत्व में कानू सन्याल और चारू मजूमदार 2 लोगों के नेतृत्व में। ठीक है, अब चलिए प्राइस में हम फिर से चलते हैं। ठीक, लेबर थ्योरी ऑफ प्राइस किसने दी है? एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स महोदय ने दिया। लेनिनवाद रूस का है, माओवाद चीन का है, नक्सलवाद भारत का है। चलिए आगे चलते हैं। अब इन लोगों ने कहा कि भैया देखिए, अगर किसी भी वस्तु की जब प्राइस कैसे बढ़ेगा, देखो इन्होंने कहा जब किसी भी वस्तु का प्राइस तभी बढ़ेगा। 1 मिनट, उल्टा मैं लिख रहा हूं, सही से लिख दूं ताकि चीज समझ में आनी चाहिए, उसके लिए भी लिखने का भी ढंग होता है। अगर किसी भी कंपनी में लेबर चार्ज बढ़ जाएगा तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, जैसे सपोज दैट, मान लीजिए क्या बोलूं, कोई भी चीज ले दो, जैसे ये डस्टर कंपनी बना रही है, हमारे गांव में बन रहा है, हमारे घर में बन रहा है, या किसी हमारे शहर में बन रहा है, कहीं पर भी ये डस्टर बन रहा है। एक कंपनी है डस्टर बनाने की, क्लियर, डस्टर बन रहा है, क्लियर। अब डस्टर बनने का जो चार्ज है, सपोज दैट आप मान लीजिए 10 रुपए का। डस्टर बनने में लकड़ी, इसके साफ सफाई, ये आगे के इसमें जो स्पंज लगाया जाता है, ये इन सब चीजों का जो खर्च है सब पूरा क्या है? 10 रुपए आ गया। बनने प्रोडक्शन अगर करना है तो 10 रुपए तक हो गया। ये 10 रुपए प्राइस हो गया, 10 रुपए बन गया, चार्ज आ गया। ये क्या है? खर्चा, लागत है। अब लेकिन इसमें भाई डस्टर 1-1, 2-2 तो बिकेंगे नहीं।
ठेलों ट्रेनों ऐसे माल बिकेगा, तो जो लेबर होंगे एक जगह से उठा के गाड़ी में ला देंगे, फिर गाड़ी से उतार के किसी जगह रखेंगे, फिर उस जगह से कहीं गाड़ी में लगेगा, फिर ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस डस्टर का। तो वहां पर हर जगह लेबर है, तो उस हर जगह के लेबर का चार्ज इसमें लगा है। जैसे सपोज दैट ये कंपनी है, कंपनी में डस्टर बन के 8 रुपए में तैयार हुआ, कंपनी से लदा का डस्टर किसी गाड़ी में, वहां पर सपोज दैट 0.5 पैसे लिए तो 8.5 फाइट हो गया, उसको मिला। वो वहां पर जो बड़े बड़े सेलर हैं उन तक ले गया, हो गया सपोज दैट 10, वहां पर उतरा तो डस्टर 10 रुपए का हो गया। अब छोटे छोटे जो सेलर हैं, वो बड़े बड़े जो सेलर हैं वो अब छोटे छोटे सेलर उसको डिवाइड करेंगे, तो मान लो 11 रुपए में हो गया, लेबर चार्ज जुड़ता चला जा रहा है। अंत में जिस दुकान से हमने खरीदा था वहां मुझे 15 रुपए में डस्टर मिला, जिसकी वजह से ये क्या हुआ, इसकी लागत तो 8 रुपए थी, लेकिन इसमें जो लेबर चार्ज जुड़ गया जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है किसी भी वस्तु का प्राइस उस पर लेबर चार्ज पे डिपेंड करता है। लागत तो जो भी आई वो तो लगेगी ही, प्लस लेबर चार्ज भी लगेगा। आगे समझ में आगे। तो कहने का तात्पर्य है लेबर चार्ज बढ़ेगा तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा, और लेबर चार्ज घटेगा तो प्राइस भी अपने आप घट जाएगा। किसी भी वस्तु में ले लीजिए, किसी भी गुड्स में ले लीजिए, किसी भी सर्विस ले लीजिए। आगे समझ में आगे। कुछ वर्ड्स हैं जैसे प्राइस है, लागत है यानी कॉस्ट है, एमआरपी है। ठीक है, क्या होता है इनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। पहला वर्ड है लागत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट। दूसरा है प्राइस, जिसको बोलते हैं कीमत। तीसरा वर्ड है एमआरपी। एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, चलिए, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य। चलिए आइए देखते हैं भैया। लागत, सपोज दैट किसी भी वस्तु या सेवा को बनने में उसकी लागत 100 रुपए है। क्लियर? लेकिन क्या 100 रुपए में आप बेच देंगे? नहीं बेचेंगे। ये इसमें जब इसका प्राइस भी जुड़ जाएगा यानी लेबर चार्ज भी जुड़ जाएगा, यानी 100 में प्लस 50 रुपए सपोज दैट लेबर चार्ज, तो ये क्या हो गया 150, क्या हो गया, ये प्राइस हो गई, कीमत हो गई। वस्तु की लागत 100 रुपए है, वस्तु की जो कीमत है वो 150 रुपए है, क्योंकि जब लागत थी उसमें लेबर चार्ज नहीं जुड़ा था, जिसकी वजह से अब जब प्राइस में लेबर चार्ज जुड़ गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्राइस बन गया। क्लियर? अब ये प्राइस सपोज दैट डस्टर जो है दिल्ली में बन रहा है, दिल्ली में कंपनी है इसकी, और इस डस्टर की मांग पूरे इंडिया में है। अगर ये डस्टर अरुणाचल प्रदेश जाएगा तो अलग चार्ज लग जाएगा, यही डस्टर जम्मू कश्मीर जाएगा तो अलग चार्ज लग जाएगा, यही डस्टर दक्षिण भारत कन्याकुमारी जाएगा तो और अलग चार्ज लग जाएगा, यही डस्टर गुजरात जाएगा तो अलग चार्ज लग जाएगा। यानी देश के चारों कोनों में अगर हम पहुंचाएंगे तो वहां पर जितनी भी दूरी होगी, जितना भी लेबर लगेगा, उन सबका चार्ज अलग हो जाएगा। इस प्रकार से विविधता यानी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, विविध प्रकार भिन्न प्रकार के रेट लगते चले जाएंगे, जिसकी वजह से फिर करप्शन शुरू हो जाएगा। अब करप्शन शुरू हो जाएगा तो व्यक्तिगत फिर दलाली शुरू हो जाएगी। ठीक है, सामूहिक व्यक्तिगत इन सब चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने एक फिक्स प्राइस रेट तय कर दिया कि ये डस्टर चाहे कन्याकुमारी बने तो जम्मू कश्मीर बिकेगा तब भी इतने रुपए तक ही अधिकतम बिकेगा। अगर ये डस्टर दिल्ली में बन रहा तो कन्याकुमारी बिकेगा तो इतने का बिकेगा, इससे अधिक का आप नहीं बेच सकते। इसीलिए एमआरपी सपोज दैट इसकी लिख दी गई है 160 रुपए। अब ये डस्टर इंडिया के किसी भी कोने में बिकेगा, 160 रुपए से ज्यादा कोई नहीं बेच सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट में क्या लिखेंगे आप, किसी वस्तु या सेवा यानी गुड्स एंड सर्विस को बनाने में जो भी एक्सपेंडिचर यानी लागत आएगी उसको खर्च बोलते हैं, यानी इसको कास्ट बोल देते हैं, लागत बोल देते हैं। उस लागत में जब लेबर चार्ज जुड़ जाता है उसको हम प्राइस बोल देते हैं। प्राइस में आप ये लिखेंगे। एमआरपी में आप लिखेंगे कि यदि एमआरपी जो प्रिंट की जाए अगर वो न की जाएगी तो हमारे देश में व्यक्तिगत असमानता, क्षेत्रीय असमानता फैल जाएगी। जैसे हमारे कहीं आसपास से कंपनी होगी तो हम जाके 10 रुपए में, वहां से 5 रुपए में ले लेंगे,
क्षेत्रीय समानता हो गई ना, यही व्यक्तिगत समानता हुई कि अगर मेरी जान पहचान है तो मुझे 5 रुपए में दे दे, आपकी जान पहचान है तो आपको 10 रुपए में दे देगा, यह व्यक्तिगत समानता हो गई। तो इसलिए जो करप्शन है इस तरीके से बहुत ज्यादा फैल जाएगा। इन सबको रोकने के लिए जो MRP है वो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, उससे अधिकतम आप नहीं बेच सकते हैं। कोलगेट है, कुछ भी है, अलग अलग रेट से बिकने लगेगी तो क्या फायदा, कोई फायदा है नहीं, फायदा है। इससे जो बेच है उसको बहुत फायदा हो जाएगा। सबसे ज्यादा फायदा उसका होगा जो अंतिम जो कस्टमर को सप्लाई करेगा। आगे समझ में, आगे इतना समझ में आ गया। कीमत, प्राइस। अगला वर्ड है डिमांड। डिमांड देखते हैं, प्राइस समझ में आ गया, कॉस्ट समझ में आ गया, लेबर चार्ज समझ में आ गया। अब हम देखते हैं डिमांड। डिमांड यानी हिंदी में बोलते हैं मांग। किसी भी वस्तु की मांग क्या होती है, किसी भी वस्तु की डिमांड क्या होती है, इन सब चीजों को अब हम विधिवत तरीके से देखेंगे। चलिए देखते हैं डिमांड। डिमांड का हिंदी वर्जन है मांग। मांग मत समझ लेना वो खोपड़ी की मांग मत समझ लेना, ये मांग की जो मांग थी, जो मांग मैंने पूरी की, ठीक है। आगे समझ में आइए। डिमांड, वस्तु और सेवा की मांगों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने? 2 भागों में। चलिए देखते हैं भाई वो कौन से 2 भाग हैं, जानना बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, वरना ना पढ़ें, ठीक है। और हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है आप भी अच्छे से पढ़ें, ठीक है। आइए, पहले वस्तु और सेवा की इच्छा पूर्ण होती है, इच्छा पूर्ण मांग होती है। वस्तु और सेवा की इच्छा पूर्ण मांग होती है। 2 प्रकार से होते हैं मांग। इच्छा पूर्ण मांग, इच्छा पूर्ण मांग होती है, यानी डिजायरेबल डिमांड, ठीक, डिजायरेबल डिमांड, ठीक। वहीं पर एक होती प्रभावी मांग। कौन सी होती? प्रभावी मांग, यानी इफेक्टिव डिमांड, प्रभावी मांग। अब दोनों में अंतर क्या भैया, देख लीजिए कौन कौन से अंतर है। इच्छा पूर्ण मांग ये है, इच्छा पूर्ण की अगर डिफिनेशन आपसे बताई जाए तो होगा कि व्यक्ति की इच्छा है कि वस्तु और सेवा को खरीदने की, किंतु खरीद नहीं सकता है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं बुर्ज खलीफा खरीद लूं, सिर्फ इच्छा है, मैं खरीद नहीं सकता। यानी किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने की इच्छा हो लेकिन उसके लिए पर्याप्त पैसा, रुपया, पूंजी न हो तो उसको हम बोल देंगे इच्छा पूर्ण मांग, यानी सपने देखना, ठीक। आगे समझे, जैसे मुझे 10 बीघा जमीन खरीदनी, मेरी इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि मैं 10 बीघा जमीन खरीदूं, नहीं पैसा नहीं खरीद पाओगे। आप कुछ भी सोच लो, कुछ भी इच्छा बना लो, कोई बात। मेरी बहुत इच्छा है कि 1 मिलियन व्यूज हो जाए अभी फटाफट, हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, सिर्फ इच्छा है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। आगे समझ, यानी इच्छा पूर्ण मांग वो होती है जिसमें आप इच्छा तो यानी सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लेकिन आपको इसको साकार करने के लिए आपके पास पैसे ना हो। क्लियर? बहुत इच्छा कि मैं कार ले लूं लेकिन नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, तो यह है इच्छा पूर्ण मांग। अगला प्रभावी मांग अर्थात इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड वो होती है जिसमें किसी भी वस्तु और सेवा को, जो किसी वस्तु की किसी भी व्यक्ति में इच्छा भी और प्लस उसको प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसा, रुपया यानी पूंजी भी हो, उसको बोलते हैं प्रभावी डिमांड। सपोज दैट मुझे इच्छा है कि मैं समोसा देख रहा हूँ, मुझे इच्छा है खाना है तो मैं खरीद सकता हूँ, पैसा है, वो है प्रभावी मांग। मैं कोई भी कार है, कोई बाइक है, कोई साइकिल है, मोटरसाइकिल है, खरीदने को मेरे पास पैसे, तो प्रभावी डिमांड है। क्यों? क्योंकि आप उसको ले सकते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रभावी डिमांड। आगे समझ में, आगे चलिए। तो इस प्रकार से इच्छा पूर्ण मांग को आप कर सकते हैं, इसमें केवल व्यक्ति के पास इच्छाएं होती हैं, उसमें आप बोल सकते हैं प्रभावी मांग में। इसमें व्यक्ति के पास इच्छा के साथ साथ पैसा, रुपया भी होता है। आगे समझे, क्लियर। अगला लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड को बोलते हैं मांग का नियम। चलिए देखते हैं मांग का नियम क्या कहता है भाई। चलिए किसने दिया है मांग का नियम? मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, ये टर्म्स हैं जो आपको आना चाहिए, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स में बहुत आगे जाएंगे। लॉ ऑफ डिमांड अर्थात मांग का नियम, मांग का नियम, क्लियर।
चलिए देखते हैं। मांग का नियम किसने दिया था? इसको दिया था मार्शल महोदय ने। कौन से मार्शल महोदय हैं? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने मांग का नियम दिया था। अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने मांग का नियम अर्थात लॉ ऑफ डिमांड दिया था। देखिए इनकी पुस्तक है अल्फ्रेड मार्शल महोदय की प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इनकी बुक है, पुस्तक है अल्फ्रेड मार्शल महोदय की। क्लियर? देखिए अगर कोई भी इकोनॉमिक्स में 3-4 चीजें हैं उन्हीं पे थोड़ा फोकस करना है। सपोज दैट मानव है, ठीक है, इसको क्या चाहिए? वस्तु और सेवा। इनके लिए क्या होना चाहिए? वस्तु और सेवा बन गए तो इनकी डिमांड होनी चाहिए, इनके प्राइस होनी चाहिए, इनकी सप्लाई होनी चाहिए। क्लियर? ये है पूरा इकोनॉमिक्स, इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करेगा। मानव, वस्तु, सेवा, डिमांड, प्राइस, सप्लाई। आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए अल्फ्रेड मार्शल महोदय ने कहा है किसी भी वस्तु की मांग प्राइस पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? प्राइस पर। कैसे? देखिए इनका कहना है अगर किसी भी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो डिमांड अपने आप घट जाएगी। सपोज दैट जैसे आलू अगर 5 रुपए किलो है तो सस्ती है, प्राइस क्या कम है, तो डिमांड क्या है? बढ़ जाएगी। प्राइस डाउन हुआ, डिमांड बढ़ गई। आलू अगर महंगी हुई यानी 10 रुपए किलो आलू हो गए तो डिमांड अपने आप घट जाएगी। सपोर्ट दैट जैसे अगर आलू 5 रुपए किलो हो जाएगी तो हम कहा 10 किलो आलू ले लें, कहो 5 किलो आलू ले लें। वही आलू अगर 10 किलो या 20 रुपए किलो हो जाएगी तो हम कितने किलो लेंगे? 4 किलो लेंगे, 2 किलो लेंगे, 3 किलो लेंगे। वही आलू अगर कहीं 50 रुपए किलो हो गए तो हम क्या करेंगे? बहुत सारे लोग तो जाएंगे मार्केट, देख के चले आएंगे आलू, ठीक है, कहेंगे भैया सोच लो कि आलू बन रही है, बस हो गया, बहुत महंगी खा नहीं सकते हैं। कुछ लोग लाएंगे 1 किलो 2 किलो रख लेंगे, काटेंगे, एक पीस डाल के सब्जी बना लेंगे, ठीक है, तो आलू को सूंघ लेंगे फिर रख देंगे। यह है प्राइस डिमांड। कहने का तात्पर्य है अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। क्लियर? आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप। अब आप यहाँ पर लिखें कीमत गिरने पर मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। क्लियर? आप एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि डिमांड हमेशा कंज्यूमर पर लागू होती है। किस पर? कंज्यूमर यानी डिमांड यानी मांग का नियम सदैव कंज्यूमर पर लागू होता है, ग्राहक पर लागू होता है। सिंपल सी चीज है भैया, अगर से कीमत सस्ती है तो ग्राहक बहुत खरीदेगा, बहुत डिमांड कर देगा। कीमत ज्यादा है, महंगी है, प्राइस बढ़ा हुआ है तो ग्राहक क्या करेगा? डिमांड कम कर देगा। तो किस पे लागू हो रहा है? डिमांड पर। आगे समझ में? इतना आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपके निजी जीवन में आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो मांग है कई जगह फॉलो नहीं हो रही। तो मांग के कुछ नियम हैं, चलिए देखते हैं। रूल ऑफ डिमांड असम्पशंस अर्थात मांग के नियम की मान्यताएं क्या है। कब कब मांग का नियम फॉलो होगा, नहीं तो फ्लॉप हो जाएगा, अपवाद के रूप में बन जाएगा। चलिए देखते हैं रूल ऑफ डिमांड असम्पशंस। यानी मांग के नियम की मान्यताएं। मान्यताएं, मांग के नियम की मान्यताएं। क्लियर? आगे समझ? चलिए देखते हैं। पहला नियम यह है कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो स्थिर होनी चाहिए। क्या है?
कंज्यूमर की जो इनकम है वो स्थिर होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट, जैसे आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, तो आप जो चीजें आप 10,000 रुपए में खरीद रहे हैं, कल भी अगर आपकी कीमत 10,000 रुपए में होगी तो आप तब भी जितने ही वैसे ही सामान खरीदेंगे जैसे आज इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपकी कीमत बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई, आय बढ़ गई, तो आपकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, आप फिर 10 रुपए चावल या 15 रुपए चावल खाएंगे, 20 रुपए चावल खाएंगे, क्या हो जाए, मांग बढ़ रही ना, अर्थात मांग के नियम काम नहीं कर रहा, क्योंकि कीमत तो बढ़ रही फिर भी आप सामान खरीद रहे हैं, जबकि मांग क्या कर रही है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, कीमत घटेगी तब मांग बढ़ेगी। लेकिन आपकी इनकम जैसे ही बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं कि आप तुरंत आप देख रहे हैं कि जब इनकम बढ़ रही है तो आपकी मांग बढ़ रही है, वहां पर मांग का कोई भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, एज ए अपवाद के रूप में हो रहा है। आगे समझे, आगे अगला नियम है कि जो कीमत है, जो डिमांड है, वो भविष्य की जो मांग है, जो डिमांड है, वो भविष्य की कीमतों पर उसका असर न पड़े। जैसे कोई भी डिमांड है, उसका भविष्य की कीमतों पर असर न पड़े। क्या लिखना है कि भविष्य की कीमतों पर डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। भविष्य की कीमतों पर, भविष्य की कीमतों पर डिमांड का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए, प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। अर्थात देखो, जैसे सपोज दैट आपको पता है कि 4 दिन बाद आलू का रेट 5 रुपए किलो होने वाला है, आज आलू का रेट 10 रुपए किलो है और 5 दिन बाद 5 रुपए होने वाला है, तो आप क्या कहोगे, भैया 5 दिन रुक जाओ, कैसे न कैसे काम चला लो, फिर 5 दिन बाद जैसे ही कीमत बढ़ घटेगी हम अपने आप आलू बहुत सारी खरीदेंगे। या आपको पता है कि आज आलू 5 रुपए किलो है, कल आलू 10 रुपए किलो होने वाली है, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, आलू कम कर, आज आलू खूब खरीद के रख लेंगे, कल के इंतजार नहीं करेंगे फिर आप। तो मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि भविष्य की कीमतों पर, यानी कि आने वाले जो समय है, आज की डिमांड पर, आप आज की जो डिमांड है, जो कीमत है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कीमत पर डिमांड का फर्क नहीं पड़ने देना चाहिए। ठीक है, आगे समझ, आगे दूसरा, पॉपुलेशन स्थिर होनी चाहिए। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के क्या अर्थ है कि बच्चे नहीं पैदा करना, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे आगरा का ताजमहल है, आप घूमने जाते हैं, जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी का मंदिर है, या बालाजी का मंदिर है, साईनाथ का मंदिर है, मतलब कोई भी टूरिस्ट प्लेस ले लीजिए, मंदिर के साथ साथ कोई ऐसा प्लेस है, कोई पार्क ले लो, ठीक, जैसे आगरा का ताजमहल ले लो। तो ऐसी चीजों की जगह अगर वहां पर जो माइग्रेंट हैं और टूरिस्ट हैं, अगर ये वहां पहुंच जाएंगे तो वहां की जो डिमांड है, उनकी जो कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी, तो मांग का नियम फ्लॉप हो जाएगी, कीमत बढ़ रही फिर भी मांग बढ़ रही है, ठीक है, तो वहां पर मांग का नियम फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मान्यता है, क्यों, क्योंकि जो सामान 40 रुपए किलो थी, अगर कोई भी टूरिस्ट किसी दूसरे देश का फॉरेनर आ गया तो वो क्या करेंगे, 40 रुपए की सामान को फटाफट कितने बेच देंगे, 400 में बेच देंगे, और आप भी मजबूर हो जाएंगे लेने के लिए, अगर आपको लेना है तो। भाई ग्राहक यानी टूरिस्ट और माइग्रेंट तो रोज तो आएंगे नहीं पर डे वो घूमने फिरने, उनको जितने में जो भी चीज पसंद आ जाएगी उतने में लेना पड़ेगा, और आप अगर उतने में जब चीज बिक रही है उतने कीमत की, तो आपको भी लेना पड़ेगा। इसलिए टूरिस्ट और माइग्रेंट का भी प्रभाव पड़ता है मांग के नियम पर, उनको भी नहीं आने देना चाहिए वहां पर, अगर मांग के नियम फॉलो होगा तो, नहीं तो अन्यथा मांग के नियम फॉलो नहीं हो पाएगा, ये कीमत बढ़ेगी फिर भी चीजें बिकेंगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। आगे समझे, जबकि कहावत बताया गया कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। आगे समझ में इतना, चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं आपके लिए, ठीक। डिमांड जो टर्म है, ये जो टर्मोलॉजी है, ये भी चलेगा। और आपको कैसा लगा लेक्चर हमारा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं कोशिश बहुत करता हूँ। और जाते जाते एक चीज बता रहा हूँ कि अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिएगा, ठीक। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।